2 हफ्तों से बड़े हमले चल रहे हैं और रोज़ यही खबर आती थी कि आज मज़ीद शिद्दत आएगी हमलों में, और वो हमने देखी भी। अब अमेरिका ने ईरान पर हमलों में शिद्दत ना लाने का फ़ैसला किया है और तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ जो है अपनी मुअत्तल कर दी हैं। जनरल साहब, आप ये मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्या पॉलिसी हुई? जब दिल किया हमला कर दिया, जब दिल किया सिफारतकारी का रास्ता खोल दिया, जब दिल किया मुज़ाकरात कर लिए, और उसके बाद जब दिल फिर ऐसा किया उसके बाद दोबारा से हमले कर दिए। इस पॉलिसी को आप कैसे रेट करेंगे और अमेरिका की पॉलिसी क्या नजर आ रही है अब आपको? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। डॉक्टर शाजिया को भी मेरा सलाम। देखें, अमेरिका बहुत लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया था जब उसने एग्रेशन का रास्ता अपनाया ईरान के खिलाफ। ना सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने से वो फेल हुए, बल्कि मेरे नज़दीक उनके लिए मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि ये जो आप जिसका आपने जिक्र किया, हॉट एंड कोल्ड, कभी कोल्ड खेल रहे हैं, कभी हॉट खेल रहे हैं, अल्टरनेटली ऑपरेशंस को इंटेंस करते हैं, फिर उनको स्लो कर देते हैं। सो जो उनके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो जब नहीं अचीव हो सके, तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाना एक मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज बन गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। दोबारा से उन्होंने लड़ाई रिज्यूम की। बेसिक यही था कि क्या ईरान इसके ऊपर हावी होगा या अमेरिका हावी होगा। एक सुपर पावर के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि वो सुपर पावर होते हुए, सोल सुपर पावर होते हुए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहा। लेकिन ये जो एफर्ट, सेकंड जो रिजम्पशन हुई लड़ाई की, इससे कॉन्सिक्वेंस में एक नया थिएटर खुल गया और वो है बाबुल मंदब। और ईरान पहले से कह रहा था कि अगर दोबारा से लड़ाई शुरू हुई तो बाबुल मंदब भी हम चोक कर देंगे। मेरे नज़दीक अमेरिका ने अपने एक्शंस के थ्रू ऐसा कियोस और मैस क्रिएट कर दिया है जिससे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट का खिता बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्ट होना शुरू हो गई है। ऑयल प्राइसेस वह शूट अप करेंगी अगेन। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाते खुलवाते वो जो है बाबुल मंदब भी चोक हो गया है। तो अब ये जो इस वक्त जो अमेरिका ने हॉल्ट की हैं अपनी स्ट्राइक्स, एक तो पॉसिबिलिटी ये है जो कि जिसका आपने जिक्र किया कि उनके जो स्टॉक्स हैं उनकी डिप्लीशन हो रही है। और हमें पता है कि शुरू से जर्नल्स जो थे वो इस जंग की फेवर में नहीं थे, वेयर एज जो स्टेट डिपार्टमेंट है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बजट थे कि ये जंग करनी है। अब इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि जर्नल्स जो थे वो सही प्रूव हो रहे हैं, बिकॉज ना वो अहदाफ हासिल हो रहे हैं, और अमेरिका का इस वक्त जंग को रोकना उसकी वीकनेस का डिस्प्ले है। अगर तो ये इस वजह से है कि वो अपने जो उनके म्यूनिशंस हैं वो उनकी डिप्लीशन की वजह से। सेकंड पॉसिबिलिटी ये मुझे नजर आती है कि 2 थिएटर अभी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक है यमन और बाबुल मंदब, और दूसरा है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका के लिए भी इस वक्त ज़्यादा क्रिटिकल हो कि बाबुल मंदब को खुलवाया जाए, और उसके लिए वो अपना फोकस जो है वो साइड पे शिफ्ट करना चाहता है। लेकिन किसी भी सूरत में, जो भी सूरत इसमें है, मेरे नज़दीक अमेरिका जो है वो ना सिर्फ अपने अहदाफ का पूरे नहीं कर सका, बल्कि वो उसकी वीकनेस जो है वो उभर के सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया इम्पैक्टेड है बाबुल मंदब की वजह से, जिसकी जो तरसील है वो कुछ हद तक चल रही थी इससे पहले भी। तो एनर्जी की सोर्स भी चोक्ड है और जो रास्ता है जिसके थ्रू यूरोपीय एनर्जी जाती है वो भी चोक्ड है। तो वर्चुअली पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो है वो चोक्ड है, और उसकी जो ट्रेड है और इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। जनरल साहब, एक जो मुलाकात नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की बताया जा रहा है कि मंगल को शायद ये मुलाकात जो है वो तय हो गई है, और इस मुलाकात में देखना होगा क्या बात निकलती है। और इस दरमियान हमले भी रुके हुए हैं। एक तो इससे हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि ईरानी क़यादत जो है ना वो एक चीज़ में बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं हमारी बारी आनी ही आनी है। वो कहते हैं हमने देख लिया है, इराक़ का हाल देख लिया है, सद्दाम हुसैन का हाल देख लिया है, शाम का हाल देख लिया है, लीबिया का हाल देख लिया है। तो अगर हम मुज़ाकरात करते हैं तब भी हमारी बारी आनी है, और अगर हम हमले जारी रखते हैं तब तो वैसे ही हमारी बारी आनी है। तो वो कहते हैं हम एक चीज़ में क्लियर हैं, डेथ विद ऑनर। आपको लगता है कि ईरान की बारी आनी ही आनी है और यही वजह है कि ईरान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे टॉप पे कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज बिटवीन जो है टू आइडियोलॉजीज, दैट इज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और जो आपने देख लिया कि जब अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लेके आया था अफगानिस्तान में,
तो प्रेसिडेंट बुश ने क्या टर्म यूज की थी? एक उन्होंने कहा था कि ये क्रूसेड होगी, और सेकंड उन्होंने कहा था कि इन्फिनिट जस्टिस होगी। सो जो क्रिश्चियनिटी है उसकी पूरी कोशिश है कि इस्लाम जो एज ए रिलीजन वो दोबारा से उसकी रिडेम्पशन ना हो, वो रिकवर ना करे। और मेरे नज़दीक मैं तो पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा ईरान को। 47 ईयर्स से उन्होंने इस ऑनस्लॉट का सामना किया है, चाहे उसमें असैसिनेशन थी, उसमें एम्बार्गोज थे, उसमें सैंक्शंस थी, उसमें पेनिट्रेशन बाय हॉस्टाइल एजेंसीज थी, अब एग्रेशन अमेरिका ने की है। तो मेरे नज़दीक ईरान को हमें ये ऑब्लिगेटरी नहीं ठहराना चाहिए कि ईरान का काम है कि वो खत्ते का सोचे, वो दुनिया का सोचे, वो ये सोचे कि लोगों की सप्लाईज वहां तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। ये अमेरिका का काम है, बीइंग अ सुपर पावर। उसने 47 ईयर्स से कंट्री को स्ट्रैंगुलेट रखा, और लेकिन ये है कि जब उसने हमला किया तो बहुत बुरे तरीके से फेल हो रहा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, जो कि मेरे नज़दीक जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरानियंस ने ब्लॉक किया था, सो वहां पे अमेरिका ने उस इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया से सफर करे, उसने वहां पे ब्लॉकेट लगाया। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब दोबारा से वही एक एफर्ट जारी है। तो अगर आपने बातचीत ही करनी है तो व्हाई दिस मैडनेस? आपने एक मैस क्रिएट किया मिडिल ईस्ट में, ना सिर्फ वो रीजन इफेक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है, और अभी आप दोबारा मजबूरन उस हालत में दोबारा आ गए हैं कि हम डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं। पिछले 10 दिन से हम डेली सुन रहे हैं कि आज रात को ऐसा हमला होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब वो हमला तो कोई नहीं हुआ उस तरह का, नॉर्मल जो बम्बार्डमेंट थी जैसे पहले 40 दिन हुई वो अभी भी जारी रही। लेकिन ये कि रिजल्ट क्या अचीव किया आपने कि यू आर गेटिंग वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। ना आपको जंग में कुछ हासिल हुआ है, ना आपको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कुछ हासिल हुआ है। मैं ईरान को क्यों क्रेडिट देना चाहूंगा? ईरान वाहिद वो मुल्क है जो इस वक्त इस्लाम की जंग लड़ रहा है। वो नहीं देखता कि गजा में जो मुसलमान है वो शिया हैं या सुन्नी है, वो देखता है कि वो मुसलमान है और उन मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो मैं तो रियली अप्रिशिएट करता हूँ ईरान की एफर्ट को। अल्लाह ताला ईरान को कामयाब करे। और मेरे नज़दीक अमेरिका अगर इस जंग को लंबा करता है तो उसके लिए चैलेंजेस और बढ़ेंगे, जैसे आपने देख लिया है कि पिछले 3 माह से ना सिर्फ वो अपने अहदाफ हासिल करने से फेल हुए हैं, बल्कि उनके लिए प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जनरल साहब, खलीजी ममालिक पर तो हमले हुए, और चंद रोज़ पहले तक हम लोग कह रहे थे चले जी 2 मुल्क ऐसे हैं जिन पर ईरान ने हमले नहीं किए, एक इसराइल और एक सऊदी अरब। सऊदी अरब पर भी हो गए 2 हमले, और अब सिर्फ इसराइल ही रह गया है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ईरान अगर इसराइल पर हमला करना चाहे तो क्या कर सकता है? क्या मिसाइलों की रेंज वहाँ तक इस दफ़ा पहुँच पा रही है, या वो मिसाइल ख़त्म हो गए जो कि इसराइल तक पहुँचते हैं? और अगर मकसद तो ये ना कि अमेरिका को पेन दी जाए, तो उसको खलीजी ममालिक पर अटैक दे के पेन ज़्यादा मिल रही है, या फिर इसराइल पर अटैक किया जाए? जो खलीजी ममालिक, अगर हम ये तवक्को करते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा है तो ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारे अमेरिका के ऊपर, वो तो कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। वी ऑल नो दैट। लेकिन ये कि हमें ये भी देखना होगा कि ये खलीजी ममालिक अपनी स्पेस, अपनी टेरिटरी क्यों अलाउ करते हैं अमेरिका को वो यूज करके ईरान के ऊपर हमले करे। सो मेरे नज़दीक कोई भी एरिया, कोई भी कंट्री जो कि अपनी स्पेस दे रहा है अमेरिका को किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए, तो जिस पे अटैक हो रहा है उसके लिए वो कंट्री लेजिटिमेट टारगेट है। और ईरान ने सिर्फ उन्हीं बेसिस पे अटैक किया जो कि यूएस के बेसिस है। रही बात इस वक्त इस जंग में जो सेकंड राउंड शुरू हुआ है, उसमें जो इजराइल है उसने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल, मेरी असेसमेंट में ऐसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ईरान की जो सुपर क्वालिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं वो होल्ड करके रख रहा है, कंजर्व करके रख रहा है। अब सिर्फ ये देखें कि जब इस तरीके की लड़ाई होती है तो चीखें किस तरफ से आ रही हैं, वो आपको बताएंगी कि कौन सी पार्टी जो है वो अश्योर्ड और कॉन्फिडेंट है और कौन सी पार्टी घबराई हुई है। तो चीखें आपको अमेरिका की तरफ से सुनाई दे रही हैं। अमेरिका ने दोबारा अपना जोर लगा लिया। डेली उसने कहा कि मैं सफा हस्ती से मिटा दूंगा, कुछ नहीं कर सका, और अल्टीमेटली अमेरिका खुद कह रहा है कि जी मैं डिप्लोमेसी को टाइम देना चाहता हूं। सो मेरे नजदीक अगर मैं आपको मुस्लिम उम्मा की बात करूं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू डॉक्टर चीमा, देखिए जब हम बच्चे थे 73-74 में मुस्लिम उम्मा एग्जिस्ट करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान ने होस्ट की थी मुस्लिम उम्मा की समिट। उसके बाद मुस्लिम उम्मा क्यों खत्म हुई वो भी हमें सारा पता है, कि यही क्रिश्चियनिटी
जो 2001 में जब हमला करने आती है अफगानिस्तान में तो कहती है क्रूसेड होगी, फिर कहती है इन्फिनिट जस्टिस होगी, फिर जब अभी पहलगाम इंसिडेंट होता है तो वो कहते हैं ये इस्लाम है ही, इस्लाम का रिलीजन है ही टेररिज्म बेस्ड। तो हमारी ये फैलेसी होगी कि अगर हम ये समझें कि क्रिश्चियन जो है वो हमारे से सिंसेयर हैं, जहां कहीं भी आप देख लें वसाइल मुसलमानों के पास, ऑयल मुसलमानों के पास, गोल्ड मुसलमानों के पास, पिट जो है वो मुसलमान रहे हैं, बिकॉज मुस्लिम जो उम्मा थी उसको इस तरीके से तितर-बितर किया गया, किसी लीडर को मार दिया गया, किसी लीडर को रिमूव कर दिया गया, किसी को हैंग करवा दिया गया, एंड अल्टीमेटली आज हम कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ईरान ये जंग जीतता है तो आप देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा में रीजुविनेशन आएगी, दोबारा से वापस आएगी। तो इजराइल के ऊपर मेरे नजदीक ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटीज हैं, सिर्फ वो उसको अभी तक टारगेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उन बेसिस को टारगेट कर रहा है सही जो कि अमेरिका यूज कर रहा है इन्हीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और ईरान के पास अपना पूरा हक है अपना दफा करने का।